गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिस्टेंस। देयर वर सम मेथड व्हिच आई हैव डिस्क्राइब्ड टू दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस. Today we are going to study a very important law which can be used to find the resistance, and the best thing in this law is that you don't have to remember whether the resistance are in series or parallel. Means रेजिस्टेंस किस में है किस में नहीं है इससे हमको कोई लेना देना नहीं होगा. हम सिंपली क्या करेंगे तो सिंपली रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो. और अगर सीरीज पैरेलल पता चला तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता चलता तो कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग बिना पता लगाए हम लोग यूज कर सकते हैं वो लो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ इन दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड द किरचॉफ्स लॉ. This law can be used to find the resistance in a circuit, to find the current in a circuit, to find the potential drop in a circuit. All the things can be used to find. Okay, so that is a very important law. Kirchhoff's law generally इसके दो फॉर्म्स हैं. पहला हमारा है Kirchhoff's करंट लॉ, या इसको बोलते हैं जंक्शन रूल. ठीक है, हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे KCL. ठीक है, दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको बोलते हैं लूप रूल. हायर क्लास में जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे KVL. ठीक है, तो ये दो रूल हम लोग आज सीखने जा रहे हैं और इसके बेस पे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे आज. आगे चल के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसके बेसिस पे, बट अभी हम लोग बस सिंपली फाइंड कर रहे हैं कौन कौन से मेथड्स हैं. देन वी विल यूज दीज मेथड्स टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. ओके, सो लेट्स गो फॉर द किरचॉफ्स करंट लॉ. That law can be used, so let us try to use this law. Let us consider there are two incoming current I1 and I2, and their current is dividing in three parts, I3, I4, I5. So this law is used to state that the algebraic sum of all the current meeting at a point is 0. क्या कहता है कि जो करंट का सम होता है अलजेब्रिक सम, किसी पॉइंट पे जो मिल रहा है उसका सम क्या होगा, 0 होगा. इसमें हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, जो इनकमिंग करंट होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो आउटगोइंग करंट रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे. तो फ्रॉम दैट लॉजिक I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, और that can be taken as that should be equal to 0. or I can write I1 plus I2 that is equal to I3 plus I4 plus I5. Total current, incoming current is equal to total outgoing current. That can be another law, another statement for this law. Okay, so एक basic सा law है, एकदम simple सा law है, और एक किस पे based लग रहा है, so that is based on the law of conservation of charge. The Kirchhoff's first rule, the Kirchhoff's junction rule, the Kirchhoff's current law, it is based on the law of conservation of charge. Okay, now let's go to the second topic. The second law, is called Kirchhoff's voltage law, or basically simply the loop rule. The statement of this rule is, first of all, let us
draw a circuit let there are some resistances R1, R2 and R3. चलो इसके पोजीशन चेंज करते हैं. And the potential, the EMF of the circuits are E1, E2 and E3. ठीक है, ये मेरे पास सिचुएशन है. देखो ये रूल अपन कब लगाएंगे, हम ये रूल कब अप्लाई करेंगे, तो उसके दो कंडीशन हम लोग बेसिकली देखने जा रहे हैं. पहला ये रूल हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब हमको सीरीज और पैरेलल का नहीं पता. दूसरा हम तब यूज करेंगे जहाँ पे मल्टीपल बैटरीज हो और उनका भी नहीं पता चलता है कि वो सीरीज में कि पैरेलल में है, तभी हम ये रूल मेनली अप्लाई करने जा रहे हैं. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस सेकंड रूल? इट सेज दैट the total potential drop, the total voltage or the potential drop in a closed loop is equal to जब एक क्लोज लूप हो, जब एक लूप क्लोज्ड हो, पूरा क्लोज लूप की बात करते हैं, तो इस लूप में जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, तो जीरो होगा. तो मान लेते हैं ये हमारा सर्किट है और इस सर्किट में यहाँ से एक करंट फ्लो कर रहा है I1, क्योंकि एक ऑब्वियसली एक सिंगल पाथ है तो करंट तो सेम फ्लो करेगा सब जगह. तो करंट इन द होल सर्किट इज गोइंग टू बी I1. और ये तीनों बैटरी के मिलने से ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है, कोई एक बैटरी से नहीं हो रहा है. सो पूरे लूप में हम लोग करंट क्या कंसीडर कर लिए, I1. और ये क्या करता है, तो बोलता है, इसके स्टेटमेंट है कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है इस लूप में वो क्या है, तो जीरो के बराबर होता है. तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन लूप इज इक्वल टू जीरो. ये जीरो के बराबर जा रहा है. तो कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं. ठीक है, यहाँ से हम लोग आते हैं. जब भी हम लोग लूप रूल यूज करेंगे तो कोई एक पॉइंट से स्टार्ट करें. मान लो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमको पूरा क्लोज पाथ कंप्लीट करना पड़ेगा. तो मान लेते हैं इसके हम नाम देते हैं A B C D. We are starting from this point and we are moving in clockwise direction. The direction also matters. So according to Kirchhoff's voltage law, what is the law? The total voltage drop in a closed loop is equal to zero. इस पूरे लूप में टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, तो जीरो के बराबर हो जा रहा है. तो कैसे फाइंड करते हैं? सो टू फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप लेट अस स्टार्ट विद द assumption. What it says, it's यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ. जैसे मैं आगे बढ़ा तो मेरे को मिला एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहा हूँ. अगर बैटरी 10 वोल्ट का है तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं, तो हम लोग तो पॉजिटिव तो 10 वोल्ट, नेगेटिव तो 0 वोल्ट. तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, तो 10 से 0, then the drop of voltage is 10. Here it is E1, so the voltage drop is E1. ओके, यहाँ पे है मैं R1 के पास. वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं, तो ओम्स लॉ से B इक्वल टू I into R1. तो वोल्टेज ड्रॉप ओवर हियर दैट शुड बी इक्वल टू I1 R1 प्लस यहाँ पे भी करंट कितना आ रहा था, I1 आ रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या आ जाएगा, I1 R2. यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप. अब यहाँ पे हम क्या आ रहा है, अब हम यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं. रिमेंबर वी आर मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, एंड इफ यू आर मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी नेगेटिव. क्योंकि अब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, 0 से 10 जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है. पोटेंशियल गेन, हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालने जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप निकालने जा रहे हैं, हमको मिला वोल्टेज गेन. हम लोग क्या लेंगे, इसको लेंगे हम लोग नेगेटिव. तो ये हमारा रहेगा माइनस E2. फिर यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो प्लस I1 into R3
और फिर यहाँ से यहाँ इससे इसमें जो मूव करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो प्लस इक्वल टू। So now we can see that एक इक्वेशन मेरे को मिल गया, और बेसिकली अगर हमको E1 E2 E3 हमको पता R1 R2 पता हो तो हमको E1 इजीली निकल जाने वाला है, इसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। So this rule can be easily used to find the resistance. Okay? Now क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग को साइन कन्वेंशन ध्यान देने की जरूरत है। साइन कन्वेंशन कैसे यूज कर सकते हैं, तो कि थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं साइन कन्वेंशन लिख देता हूँ। अब देखिए आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी कि डिफरेंट बुक डिफरेंट साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, और आपको मैक्सिमम बुक में मेरे जो लिखा हुआ उसके जस्ट अपोजिट कंसीडरेशन रहेगा, बट मुझे जो सही लगता है वो मैं लिखता हूँ। क्योंकि मैं जब पोटेंशियल ड्रॉप की बात करता हूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप को मैं पॉजिटिव के सेंस में लेके चल रहा हूँ। अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ उस केस में क्या, पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, मेरे को गेन हो तो वो नेगेटिव होगा। So that is why I am taking potential drop to be a positive one and potential gain to be a negative one, because I am writing the potential drop. Okay. So let's go for the sign convention. Sign convention. First one, the potential drop. The potential drop as we move from positive to negative terminal of a battery, positive to negative terminal of a battery is taken as positive. मैं जब मूव करूंगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर बैटरी के, तो मैं उसको पोटेंशियल ड्रॉप क्या दूंगा, पॉजिटिव दूंगा, एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इज टेकन एज नेगेटिव। तो ध्यान देंगे, अगर ये E1 है, अगर ये E2 है, तो मैं मूव करूंगा प्लस से माइनस टर्मिनल पे, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप को मैं लिखूंगा E1, और अगर मैं मूव करूंगा माइनस से प्लस टर्मिनल पे, इस पोटेंशियल ड्रॉप को लिखूंगा मैं माइनस E2। ये हमारा फर्स्ट रूल रहेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड रूल, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रजिस्टर the potential drop across a resistor is taken as positive when we move in the direction of current। जब मैं करंट के डायरेक्शन में मूव करूंगा तो रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, अगर मैं करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो, एंड विल बी टेकन एज नेगेटिव if we move against the direction of electric current। Against the direction of electric current। तो ये हमारा दो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इन रूल को फॉलो करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। There will be literally no problem if we going to follow these rules। Okay, so we must follow these rules first। ठीक है, ओके। तो ये मेरा दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल में चलते अपन,
या इसको अपन पहले समझ लेते हैं। ये R1 है, ये R2 है। मान लीजिए करंट इसमें जा रहा है I और इसमें भी करंट जा रहा है I, लेकिन करेक्शन पोजिशन। इसके पोटेंशियल ड्रॉप को लिखूंगा मैं IR1 और इसके पोटेंशियल ड्रॉप को लिखूंगा मैं IR2 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे करंट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, वहाँ पे करंट डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये मेरा दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल, तो पोटेंशियल ड्रॉप across a capacitor is taken as positive as we move from positive to negative plate of battery, so plate of capacitor, and taken as negative when we move from negative to positive plate। ठीक है, सो प्लेट्स के चार्जिंग होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ V1 V2, तो ये हमारा पोटेंशियल, अगर इसके चार्ज जा रहा है Q, अगर इसका कैपेसिटी है C1, इसमें चार्ज जा रहा है Q, इसमें कैपेसिटी है C1, इस पोटेंशियल ड्रॉप को लिखूंगा पोटेंशियल ड्रॉप Q इक्वल टू क्या आता है, तो C इंटू V होता है। V इक्वल टू क्या आता है, V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। सो इसके ऊपर लिखेंगे Q बाई C, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया अपना Q बाई C1, और इस वोल्टेज ड्रॉप को लिखेंगे माइनस Q बाई C2, अगर मैं लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ। तो ये तीन रूल है, बेसिकली हमको यही दो रूल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब क्वेश्चंस में क्या आएगा, तो कम मिक्स सर्किट आ सकते हैं जहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर्स दोनों हो, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है। एक्चुअली प्रीवियसली हम लोग ये रूल देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस, बट फिर भी हम लोग एक बार देख लिया और आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, तो अब कैसे प्रोसीड करना है, ये भी एक हमारा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है, कहाँ से हम प्रोसीड करें। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेके हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो there is a question given that R1 is equal to 5 ohm, R2 equal to 10 ohm, and R3 is equal to 4 ohm, and their three voltages, E1 equal to 6 volt potential drop, E2 equal to 8 volt, and E3 is equal to 10। फर्स्ट हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, देन वी हैव टू फाइंड द करंट इन द सर्किट। मैं सर्किट में टोटल करंट भी फाइंड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको एजम्पशंस लेने होते हैं कि कैसे इसको हम स्टार्ट करें, कहाँ से करंट हम फ्लो कराना शुरू करें। तो जनरली कोशिश करना चाहिए कि जो सबसे बड़ा बैटरी है वहाँ से करंट का फ्लो हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, ये सबसे बड़ा बैटरी है, यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं इस सर्किट में करंट यहाँ से निकाल लो, स्टार्ट हुआ I1 करंट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। I1 करंट इसमें से बाहर की तरफ निकला क्योंकि प्लस से करंट बाहर निकलता है, तो ऑब्वियसली इसमें करंट आएगा भी I1, दैट इज श्योर दैट करंट इज गोइंग टू बी I1 ओवर हियर।
अब ये करंट क्या होगा, अब ये करंट इधर जाएगा और ये करंट इधर जाएगा, ये दो पार्ट में जाएगा। तो हम लोग क्या मानते हैं, करंट इधर जाएगा मतलब क्या, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और करंट इधर जाएगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं इधर जो करंट गया, इधर चला गया करंट हमारा I2 करंट इधर चला गया, I1 में से करंट इधर I2 चला गया, तो इधर क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, I1 करंट गया तो ये करंट अगर I2 चला गया तो इधर कितना चला जाता है, I1 माइनस I2, टोटल करंट I1 है। ठीक है, नाउ अब इस लूप का हम लोग एक नाम दे देंगे, लेट्स नेम दिस लूप टू बी A B C D and E and F। क्योंकि हमको लूप चाहिए, कई लूप चाहिए, क्योंकि हमको वेरिएबल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, I1 I2 वेरिएबल्स है, तो इन दोनों वेरिएबल्स को सॉल्व करने कम से कम हमको दो इक्वेशन चाहिए, तब जाके हमको ये वेरिएबल सॉल्व होंगे। तो दो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अब जो इक्वेशन लिखेंगे, अब इक्वेशन हम ये करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, दैट विल बी बेटर। अपोजिट में भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो करंट का डायरेक्शन है, बोलो कि यहाँ पे सर बैटरी है, बैटरी से करंट डायरेक्शन इधर सीधे होना चाहिए, लेकिन इधर सीधे है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इट इज गोइंग टू हैव नो मीनिंग इन दैट। देखते हैं कैसे। सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग द लॉज, राइटिंग द रूल्स। फर्स्ट क्या हमारा है, यूजिंग किरचॉफ्स रूल और यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल। इन लूप मेरे को ये लिख देना होगा और डायरेक्शन भी दे देना होगा। मैं इस लूप में यूज कर रहा हूँ, कौन से लूप में, ये लूप में। तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, F A D E F से स्टार्ट किया, वापस मैं F तक आ गया, दैट इज वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर कुछ होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालना है, I into R। करंट कितना है, तो करंट है 5, रेजिस्टेंस कितना, करंट रेजिस्टेंस है 5, करंट कितना है, तो I2, तो I can write that to 5I2। अब यहाँ से यहाँ मिलता है तो प्लस से माइनस पे जा रहा है, जब प्लस से माइनस पे जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लेते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप को तो पॉजिटिव हो जाएगा +6, फिर यहाँ पे आता है तो प्लस हो जाएगा 4 into I1, क्योंकि जो करंट निकला था वही करंट इधर गया, और यहाँ से माइनस से प्लस यानी -10, दैट विल इक्वल टू 0 according to Kirchhoff's first rule, the total potential drop to be 0. So I get equation 4I1 plus 5I2 minus 4 और equal to 4. एक इक्वेशन तो मेरे को मिल गया। Okay, so I got one equation over here. Now let's use the Kirchhoff's rule. Let's use the Kirchhoff's rule to solve the question and solve the current in this loop. So let's go. Using Kirchhoff's rule, loop rule, in loop F B C E F, मैं इसमें लूप रूल यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आई कैन राइट रेजिस्टेंस इज 10, करंट इज I1 माइनस I2, करंट इंटू वोल्टेज कर रहा हूँ मैं, प्लस से माइनस जा रहा है यानी 8 प्लस 4 into I1 माइनस 10, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो मेरा हो गया 10 I1 माइनस 10 I2 प्लस 4 I1 प्लस 8 माइनस 2 यानी -2 इज इक्वल टू 0, और 10 I1 माइनस 10 I1 प्लस 4 I1 कितना हो गया, तो 14 I1 और ये कितना हो गया -10 I2 माइनस 2 इक्वल टू 0, और 7 I1 माइनस 5 I2 माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे को दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक इक्वेशन से वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दूंगा सॉल्व करने के लिए। मेरा पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन था 7I1 माइनस 5I2 माइनस 1 इक्वल टू 0, और पहला इक्वेशन था 4I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 4।
ठीक है 4i1 हो गया। सिंपली क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 7i1 minus 5i2 minus 1 equal to 0, 4i1 plus 5i2 equal to 4। मैं दोनों को सिंपली ऐड कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 11i1 equal to 5 और i1 equal to 5/11। ये मेरे को मिल गया टोटल करंट, सॉरी i1 मिल गया हमारा 5/11, ठीक है। Similarly, I can find the value of I2 if I know the value of I1. I can find the value of I2. So what should be the value of I2 over here? ठीक है। So let's find the value of I2. So the I2 can be calculated 7 into I1. I1 का क्या 5/11 minus 5/2 that should be equal to 1 और 35/11 minus 5i2 equal to 1 और minus 5i2 that should be equal to 1 minus 35/11 minus 5i2 that should be equal to 1 minus 35/11 और that should be equal to 11 minus 35/11 11 minus 35/11 so that should be equal to 25/11 sorry 24/11 with a negative sign, that is the value of minus 5i2. So I2 should be equal to 24/55. So I got the value of I1 which is equal to 5/11. I got the value of I2 which is equal to 24/55. ये हमको करंट के दो वैल्यूज हमको मिल गए यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे को सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हो, मैं पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकता हूँ, किस पाथ में कितना करंट है मैं वो फाइंड कर सकता हूँ। इस पाथ में टोटल करंट कितना जाएगा, I1 minus I2, इसमें करंट कितना जाता है I1 minus I2, I1 की वैल्यू कितना 5/11, I2 की वैल्यू कितना 24/55, I1 minus I2 फाइंड कर दूंगा, इस लूप में मेरा करंट निकल जाएगा, ठीक है। अगर I1 मेरे को तो इस यहाँ पे करंट निकल गया, यहाँ पे करंट कितना I2 which is equal to 25/55, मैं निकाल ही देता हूँ करंट की वैल्यू, और I can write current in loop F B C E, तो कितना हो जाएगा, कितना मेरे पास है I1 minus I2, I1 की वैल्यू है 5/11, I2 की वैल्यू है 24/55, एलसीएम होगी 55 तो होगा 25 minus 24, so that is equal to 1/55 एम्पियर। इस लूप में मेरा करंट कितना आ गया, इस लूप में मेरा करंट आ गया 1/55 एम्पियर, ठीक है। I2 की वैल्यू आ गया हमारा 24/55 एम्पियर, I1 की वैल्यू आ गया हमारा कितना, तो आ गया हमारा 5/11 एम्पियर। सो दिस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। टोटल ये मेरे इस जैसे मैं फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं इस रूल को पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए इजीली मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सीरीज में हुआ, कौन पैरेलल हुआ, कैसे करंट्स आए, कैसे नहीं आए। सो दिस इज हाउ दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ आज हम लोग बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, हम लोग बस रूल सभी समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया रूल देखेंगे, 2-3 रूल और हैं वो देख लेंगे, फिर जाके हम लोग क्वेश्चंस इस पे करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से।